नमस्कार, मैं हूं शिव घोटिया। आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल कृषि मिशन। साथियों, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन वीडियो मैं नहीं डाल पाया किसी कारणों से। अब हम कंटिन्यू करेंगे। पीछे से 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, इसलिए आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। और आज के लिए अपने शुरू करेंगे वीडियो। और अपने पादप प्रवर्धन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। पादप प्रवर्धन से आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट। आज का टॉपिक हमारा रहेगा फलोद्यान में स्थान का चुनाव। फलोद्यान में स्थान का चुनाव, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, जब हम बाग लगाते हैं किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए वो आज अपने बात करेंगे। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे उद्यान का रेखांकन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियां होती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो देखते हैं फलोद्यान में स्थान का जब अपने चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले बात की जाए जलवायु की। देखिए, हमें पता होना चाहिए जहां बाग लगा रहे हैं वहां क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं राजस्थान की। मान लीजिए राजस्थान का बाड़मेर है, उसमें हम क्या एप्पल लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि उस जगह की या उस स्थान की जो जलवायु है वो किसको सूट, वो फल है हमारा, फ्रूट है, वो क्या करता है? सूट नहीं करता है। जैसे जम्मू कश्मीर में क्या अपने बेर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि शुष्क मौसम चाहिए। सेब को कैसा मौसम चाहिए? सेब को बिल्कुल ठंडा मौसम, टेम्परेट जलवायु का फल वृक्ष है, इसलिए हम राजस्थान में उसे नहीं लगा सकते। तो हमें सबसे पहले जब हम बाग लगा रहे हैं, फलोद्यान में स्थान का जब चुनाव कर रहे हैं, वे किस जगह अपने को बाग लगाना चाहिए, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें जलवायु की। अब देखिए दोस्तों, जलवायु कहते किसे? किसी स्थान के वायु के दबाव, तापमान और उसकी वर्षा, यानी किसी जो कोई स्थान है उसका जो प्रकाश है, तापक्रम है, वर्षा है और उस वहाँ का वायु का दबाव है, उसके औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु। क्या कहते हैं? बात करें जलवायु की, किसी स्थान के प्रकाश, तापक्रम, वर्षा तथा वायु के दबाव के औसत को जलवायु कहा जाता है। जलवायु कहा जाता है। दोस्तों, क्लियर है इतना? जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी स्थान के प्रकाश, तापक्रम या तापमान, वर्षा और वायु के औसत को क्या कहते हैं? अपने जलवायु कहते हैं। तो हमें किस स्थान पे कौन से फल वृक्ष लगाने चाहिए, इस चीज़ का अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना होता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले उष्ण जलवायु की। उष्ण जलवायु यानी ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से होते हैं उनकी बात करूं मैं यदि, तो ट्रॉपिकल की अपने बात करें तो जैसे आम हो गया,
केला हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, आम, केला, पपीता, अमरूद, ये सभी किस जलवायु के हैं? ये सभी के सभी ट्रॉपिकल जलवायु के, यानी इन्हें अपने ट्रॉपिकल जलवायु में ही लगाया जा सकता है, टेम्परेट जलवायु में या इसे सब ट्रॉपिकल में अपने नहीं लगा सकते। इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, निम्न में से ट्रॉपिकल जलवायु का फल वृक्ष नहीं है। ऑप्शन आपको इस प्रकार दे देगा, आम, केला, पपीता, और अनार। तो इसमें से कौन सा ट्रॉपिकल का या उष्ण जलवायु का नहीं है? राइट आंसर होगा इसका अनार। अनार है जो ट्रॉपिकल जलवायु का नहीं है। आपको याद रखना है कौन कौन से ट्रॉपिकल जलवायु के, आम, केला, पपीता और अमरूद क्या है, ट्रॉपिकल जलवायु के रहते हैं। फिर बात करें अपने ट्रॉपिकल जलवायु के बाद में यदि सब ट्रॉपिकल की, उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल की बात की जाए अनार, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, नींबू वर्गीय, ये सभी किस जलवायु के हैं? ये सभी के सभी सब ट्रॉपिकल जलवायु या उपोष्ण जलवायु के। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कौन से ट्रॉपिकल के और कौन से सब ट्रॉपिकल के। ट्रॉपिकल की बात करें तो आम, केला, पपीता, अमरूद। सब ट्रॉपिकल की बात करें अनार, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर और नींबू वर्गीय, क्या ये सब ट्रॉपिकल जलवायु के या उपोष्ण जलवायु के। तो एक इंस्टीट्यूट है CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। कहाँ ये? लखनऊ में। आपको याद रखना है, मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ, यूपी में। कहाँ पे? लखनऊ, यूपी में। दोस्तों इतना क्लियर आपके। उसके बाद में देखा जाए शीतोष्ण जलवायु, बात करें अपने शीतोष्ण जलवायु या टेम्परेट जलवायु की, टेम्परेट या शीतोष्ण जलवायु, इसमें कौन कौन से फल वृक्ष है वो लगाए जा सकते हैं? जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। ये सभी के सभी फल किस जलवायु के हैं? सभी के सभी फल ये टेम्परेट जलवायु कौन सी होती है? जो ठंडी जलवायु होती है। कौन सी होती है? ठंडी जलवायु, वो टेम्परेट होती है। सेब, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी होता है। फिर बात करें यदि अपने आर्द्र प्रदेशीय जलवायु, जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल रीजन है, जो कोस्टल क्लाइमेट होता है, वहां अपने कौन कौन से फल वृक्ष लगा सकते हैं? जैसे सुपारी लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, नारियल लगा सकते हैं। सुपारी, काजू, नारियल लगाया जा सकता है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए। फलोद्यान में स्थान का चुनाव करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले वहां की जलवायु देखी जाती है। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान के प्रकाश, तापक्रम, वर्षा
और वायु के दबाव के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। अब जलवायु देखिए, किस जलवायु में कौन सा फल वृक्ष लगाया जा सकता है? उष्ण जलवायु की बात करें, ट्रॉपिकल जलवायु की, आम, केला, पपीता, अमरूद को लगाया जा सकता है। बात करें उपोष्ण जलवायु या सब ट्रॉपिकल जलवायु की, अनार, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर और नींबू वर्गीय जो फल वृक्ष है वो लगाए जा सकते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? यदि आपसे पूछा जाए लखनऊ, कहाँ पे है? लखनऊ, यूपी में। यदि आपसे पूछा जाए CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। यदि आपसे पूछा जाए CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा जाए तो ये कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान में। बीकानेर, राजस्थान में। देखिए इन दोनों की स्थापना, देखिए इनकी स्थापना हुई है 1994 में। कब हुई है? 1994 में इनकी स्थापना हुई है। बात करें उसके बाद में, यदि इतना आपके क्लियर है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से जल्दी कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट, फलों उद्यान में स्थान का चुनाव अपने कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप दोस्तों। चलते हैं आगे, इरेज कर रहा हूं इसको। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। बात करें अपने नेक्स्ट, जलवायु के बाद में अपने उस स्थान का जब बाग लगा रहे हैं तो क्या देखेंगे? वहां अपने देखेंगे मिट्टी कैसी है, मिट्टी कैसी है। देखिए जहां बाग लगा रहे हैं 2 मीटर गहरी मृदा होनी चाहिए, 2 मीटर गहरी मृदा। अब 2 मीटर गहरी मृदा का अर्थ क्या होता है? यानी 2 मीटर जो भूमि है गहरी, वहां तक कोई कठोर परत या कंकड़ पत्थर या कठोर जो एक परत होती है मिट्टी में नीचे, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे अपने लास्ट वीडियो में बात की थी नर्सरी में, नर्सरी की भूमि है उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर उसकी गहराई होनी चाहिए। अपने उसकी भी अपने बात कर चुके हैं। तो नर्सरी वाली भूमि की गहराई है वो कितनी होती है? 1 मीटर होनी चाहिए। और जहां बाग लगा रहे हैं उस भूमि की गहराई है वो 2 मीटर होनी चाहिए। फिर बात करें पीएच मान की, उस मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5 के मध्य। और मृदा होनी कैसी चाहिए? बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा सर्वोत्तम। दोमट मृदा क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। मृदा कौन सी चाहिए? बलुई दोमट या दोमट मृदा होना चाहिए। दोमट मृदा होती है वो क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। फिर अपने बात करें थर्ड, धरातल देखा जाता है। धरातल यानी टोपोग्राफी, टोपोग्राफी देखी जाती है। धरातल, अब देखिए दोस्तों धरातल क्या होना चाहिए? ढलान। बात करें ढलान की, सबसे पहले जहां बाग लगा रहे हैं वहां ढलान है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज का अपने को ध्यान रखना चाहिए। 1% से अधिक ढलान नहीं, 1% से अधिक ढलान नहीं होनी चाहिए। लगभग क्या? लगभग समतल भूमि होनी चाहिए। समतल भूमि। नर्सरी वाली जब भूमि की हमने बात की थी तब उसकी ढलान है वो कितनी थी? 5% से उसकी ढलान
अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखा जाए तो सिंचाई व जल निकास की सुविधाएं, सिंचाई व जल निकास की सुविधाएं। दोस्तों जहां बाग लगा रहे हैं, सबसे पहले जलवायु के बाद में मिट्टी देखी जाती है, मिट्टी के बाद में धरातल देखा जाता है, धरातल के बाद में देखें तो वहाँ पे सिंचाई की कितनी व्यवस्थाएं हैं, जिस प्रकार का हमारा बाग है उसको कितना पानी चाहिए, कौन सा मेथड है सिंचाई का हमारे पास उपलब्ध है, कितना पानी है, ये सब कुछ देखा जाता है सिंचाई। और जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ जल निकास की सुविधाएं देखी जाती है कि उस भूमि में प्रॉपर जल निकास या ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो है या नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है जब नर्सरी में क्या होता है, जब जल भराव हो जाता है तो एक रोग लग जाता है। कौन सा, आपको बताया था मैंने उस दिन भी जब नर्सरी करवा रहा था, आर्द्र गलन रोग हो जाता है। डैम्पिंग ऑफ पीथियम अफेनिडर्मेटम कवक के कारण रोग लगता है आर्द्र गलन, या इसको क्या कहा जाता है, डैम्पिंग ऑफ, जो नर्सरी का रोग है। फिर देखिए बाजार व आवागमन की सुविधा। देखिए दोस्तों जहां अपने बाग लगा रहे हैं वहां नजदीक में मार्केट है या नहीं, मार्केट कितनी दूरी पे है, इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है जब हम बेचने जाएंगे तो वहां मार्केट नजदीक होना चाहिए, और यातायात की सुविधाएं वहां कैसी है, प्रॉपर यातायात होना चाहिए। इन चीजों का भी अपने को ध्यान रखना होता है। इस प्रकार अपने बाग लगाने पे इन चीजों का ध्यान रखते हैं। कौन सा, जलवायु का, मिट्टी का, धरातल का, सिंचाई व जल निकास की सुविधाएं है या नहीं, और बाजार व आवागमन की सुविधाएं। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हमें समझ आ रहा है। आप इसी तरह कंटिन्यू हमें पढ़ाते रहें, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आपको कंटिन्यू इस प्रकार पढ़ाता रहूं। तो दोस्तों आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। फिर चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या बैक करके आप क्या करना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। फलोद्यान के स्थान के चुनाव के बाद में बात करें यदि, तो अपने फिर फल वृक्षों का चुनाव कैसे करते हैं, फल वृक्षों का चुनाव कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में अपने देखा जाता है फल वृक्षों का चुनाव करेंगे तब किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फल वृक्षों का चुनाव करते समय अपने किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है उसकी बात करेंगे। तो देखिए जब फल वृक्षों का चुनाव करेंगे तो जहां भूमि है उसका प्रकार, बाजार और आवागमन की स्थिति कैसी है, उसके आधार पे भी हम क्या करेंगे, पानी की उपलब्धता के आधार पे फलों का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखा जाए उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में अपने कौन से फल वृक्ष लगा सकते हैं, जैसे माल्टा हो गया, किन्नो हो गया, अंगूर हो गया। इन फल वृक्षों को आसानी से लगाया जा सकता है। आंवला भी लगाया जा सकता है इस क्षेत्र में। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। उत्तरी राजस्थान कौन सा, जो हनुमानगढ़ गंगानगर जिला है, इसमें जलवायु के अकॉर्डिंग देखें तो माल्टा, किन्नो, अंगूर और आंवला फल वृक्ष है वो आसानी से लगाया जा सकता है। फिर बात करें पश्चिमी राजस्थान की। पश्चिमी राजस्थान, आप सभी को पता होगा
पश्चिमी राजस्थान का क्लाइमेट कैसा, शुष्क क्लाइमेट है, तो वहाँ पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है। तो कौन से फल वृक्ष है उनका चुनाव करना चाहिए, कौन कौन से लगा सकते हैं, जैसे खजूर हो गया, बेर हो गया, अनार हो गया, अमरूद हो गया, इनका अपने रोपण कर सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर। किस स्थान पे, पश्चिमी राजस्थान में खजूर, बेर और अनार का अपने रोपण किया जा सकता है। तो आपको एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं, उत्तरी राजस्थान में कौन से फल वृक्ष लगाए जाते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें उद्यान की योजना कैसे बनाते हैं। उद्यान योजना, फल वृक्षों का चुनाव अपने कर चुके हैं। सबसे पहले स्थान का चुनाव कर लिया अपने, फिर फल वृक्षों का चुनाव कर लिया, फिर उद्यान की योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्या लगाएंगे, भूमि की सफाई व तैयारी। भूमि की सफाई व तैयारी, सबसे पहले अपने बाग लगा रहे हैं, उद्यान योजना बना रहे हैं, तब क्या करेंगे, भूमि की क्या करेंगे, सफाई करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, उस भूमि को तैयार करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बाड़ लगाना। बाड़ लगाना, देखिए जो जंगली जानवर है उनसे सुरक्षा करने के लिए अपने क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बाड़ के लिए उपयुक्त जो वृक्ष है वो कौन सा है। तो बाड़ की बात करें, जंगली जलेबी, करोंदा, रतनजोत, मेहंदी, विलायती बबूल, जंगली जलेबी, करोंदा, विलायती बबूल और रतनजोत, मेहंदी और कटकरंज अपने बाड़ के रूप में लगा सकते हैं। किसको, जंगली जलेबी, करोंदा, रतनजोत, मेहंदी, विलायती बबूल और कटकरंज को अपने क्या है, बाड़ के रूप में आसानी से लगाया जा सकता है। फिर देखिए अपने थर्ड नंबर पे बात देखिए, सबसे पहले थर्ड नंबर पे वायुरोधी फल वृक्ष, वायुरोधी वृक्ष। देखिए उद्यान योजना में बाढ़ के पश्चात में क्या लगाते हैं, वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। वायुरोधी वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा, देखिए ये दिशा कौन सी, उत्तर दिशा नॉर्थ, ये ऊपर वाली दिशा कौन सी, नॉर्थ है, और ये इधर वाली कौन सी है, ये ईस्ट है, ये कौन सी है, साउथ है, और ये वेस्ट है। देखिए दोस्तों, जब क्या होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः गर्म हवा लू चलती है, वो किस दिशा से आती है, वो पश्चिम दिशा से आती है। किस दिशा से, इस दिशा से आती है, पश्चिमी दिशा से। गर्म हवा जिसे क्या कहा जाता है, लू। अब देखिए लू लगने से क्या होता है, हमारे जो प्लांट है, छोटी जो नर्सरियां हैं, जहां प्लांट छोटे होते हैं नर्सरी में, वो नर्सरी के प्लांट है क्या, जल जाते हैं लू के कारण। इसलिए अपने क्या है, यहां पर वायुरोधी जो गर्म हवा रोकने के लिए वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। बात करूं मैं सर्दियों की मौसम की, यदि बात करूं मैं सर्दियों की, सर्दियों के मौसम में नॉर्थ दिशा से, उत्तर की ओर से क्या होता है, उत्तर दिशा, जम्मू कश्मीर में जब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरती है,
उस टाइम से एक शीत लहर के रूप में उत्तरी राजस्थान में हवा आती है, जिसे क्या कहते हैं, ठंडी हवा आती है, उसे शीत लहर कहा जाता है, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और हमारे जो पौधे होते हैं वो पाले से क्या होते हैं, जलने लग जाते हैं, फल वृक्ष है वो खराब हो जाते हैं। इसलिए उनसे गर्म हवाओं और शीत लहर से बचाव के लिए किस दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। आपको मैं इससे ये बताना चाहता था कि उत्तर और पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं, आपको ये समझाने का ये मोटिव था। तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों लगाए जाते हैं उत्तर और पश्चिम दिशा में। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वायुरोधी वृक्ष वो किस दिशा में लगाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में? उत्तर और पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। कौन कौन से लगाए जाते हैं? उदाहरण की बात करें, जो आम होता है, देसी आम, जामुन, सहतूत, जामुन, सहतूत और नीम, शीशम, जो डेल्बेर्जिया शिशु होती है उसको लगाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि फल वृक्षों का चुनाव किया अपने उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कौन से फल वृक्ष लगाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में यदि अपने बात की जाए कि उद्यान की जो योजना है उसमें पश्चिमी स्थान भूमि की सफाई व तैयारी की जाती है सबसे पहले। उसके बाद में अपने क्या है, बाड़ लगाते हैं। बाड़ लगाने के लिए अपने जंगली जलेबी, करोंदा, रतनजोत, मेहंदी और उसके बाद बिलायती बबूल, कटकरंज का उपयोग कर सकते हैं। वायुरोधी वृक्ष में उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें, आम, देसी आम लगाया जा सकता है, जामुन, सहतूत, नीम और शीशम है वो लगाया जा सकता है। उसके बाद में यदि बात करें उद्यान योजना में फिर देखा जाता है कि सिंचाई की नालियाँ बनाई जाती हैं। सिंचाई की नालियाँ बनाई जाती हैं। देखिए, जो बड़े वृक्ष हैं, बड़े फल वृक्षों में तो छल्ला विधि है, जो सिंचाई की छल्ला विधि अपनाई जाती है। छोटे फल वृक्ष है, उसमें कौन सी विधि? ड्रिप इरिगेशन है वो अपनाया जाता है। तो सिंचाई की नालियां तैयार करते हैं, तो बड़े फल वृक्षों के लिए छल्ला विधि और छोटे फल वृक्षों में ड्रिप इरिगेशन। देखिए दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन इजराइल से लाई गई थी। और ड्रिप इरिगेशन के बात करें, फादर करें या जनक कहें, तो सिमका ब्लास को क्या कहा जाता है? सिमका ब्लास को ड्रिप इरिगेशन के जनक या फादर कहा जाता है। सिमका ब्लास को ड्रिप इरिगेशन के फादर या जनक कहा जाता है। यह विधि इजराइल से भारत में आई है। फिर उद्यान योजना में सिंचाई की नालियों के बाद में बात करें तो सड़क एवं रास्ते तैयार किए जाते हैं। सड़क एवं रास्ते तैयार किए जाते हैं। सड़क एवं रास्ते तैयार करने के बाद में कार्यालय व आवास तैयार किया जाता है। कार्यालय व आवास, क्योंकि जहां अपने बाग लगा रहे हैं वहां कार्यालय व आवास होना जरूरी है। माली के लिए आवास चाहिए अपने, और कार्यालय अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और उन सभी व्यवस्थाओं के लिए कार्यालय की अपने को
आवश्यकता होती है। इतना आपको दोस्तों क्लियर हुआ होगा, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब बात करेंगे उद्यान के रेखांकन की। अब बात करेंगे उद्यान के रेखांकन की। उद्यान रेखांकन, उद्यान रेखांकन। देखिए, उद्यान रेखांकन शुरू करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब हम उद्यान का रेखांकन कर रहे हैं, यानी बाग को जब हम लगा रहे हैं या उसका लगाने से पहले रेखांकन किया जाता है, उसे अपने उद्यान रेखांकन कहते हैं। और कैसे किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले यदि अपने बात करें उद्यान रेखांकन में, तो बाग वायुरोधक पट्टी अथवा बाड़ से 6 मीटर की दूरी से प्रारंभ करना चाहिए। दूरी से प्रारंभ करना चाहिए। जब हम बाग लगा रहे हैं तो बाग वायुरोधक पट्टी या जो बाड़ है उससे 6 मीटर की दूरी से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे इस प्रकार से दोस्तों बाड़ लगी हुई है या वायुरोधक पट्टी लगी हुई है, तो इस वायुरोधक पट्टी से यहाँ से 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये 6 मीटर की दूरी के बाद में अपने बाग है वो लगाना चाहिए। तो वायुरोधक पट्टी या जो हमारी बाड़ है उससे 6 मीटर की दूरी पे हमें प्रारंभ करना चाहिए। फिर देखें, यदि सेल्फ इनकम्पैटिबल फल वृक्षों में प्रत्येक तीसरी पंक्ति में तीसरा पौधा परागक या पोलिनेटर लगाना चाहिए। पोलिनेटर लगाना चाहिए जो स्वयं असंगत है या स्वयं जो पौधे क्या होते हैं परागण नहीं कर सकते हैं स्वयं, उनमें क्या है हर तीसरी पंक्ति में तीसरा पौधा क्या होता है पोलिनेटर लगाना चाहिए। जैसे क्या हो गया, खजूर हो गया, पोलिनेटर होता है इसको लगाना। जैसे अनानास हो गया, इनको लगाना चाहिए। फिर बात करें यदि, तो देखिए सदाबहार पौधे बाग में आगे लगाने चाहिए तथा पर्णपाती पौधे जो पतझड़ी होते हैं पीछे लगाने चाहिए। सदाबहार पौधे बाग में आगे लगाने चाहिए और पर्णपाती पौधे पीछे लगाने चाहिए। फिर उसके बाद में बात की जाए
सड़क, रास्ते, ऑफिस, आवास, ट्यूबवेल, सिंचाई की नालियां, आदि के लिए कुल क्षेत्र का, आदि के लिए बाग के कुल क्षेत्रफल का 10% होना चाहिए। दोस्तों, जब अपने बाग लगा रहे हैं तो सड़क है, रास्ते हैं, सड़क है, रास्ते है, ऑफिस है, आवास है, ट्यूबवेल है, सिंचाई की नालियां हैं, आदि के लिए हमें बाग का जो कुल क्षेत्रफल है उसका क्या 10% रखना चाहिए। यानी इनका जो स्थान है, सड़क, रास्ते, ऑफिस, आवास, ट्यूबवेल और सिंचाई की नालियां, बाग के कुल क्षेत्रफल का इनके अंतर्गत कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। तो जब उद्यान का रेखांकन कर रहे हैं तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब अपने बात करेंगे उद्यान रेखांकन की विधियां। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अपने क्या उद्यान रेखांकन करेंगे? बाग वायुरोधक पट्टी या बाड़ से 6 मीटर की दूरी से प्रारंभ करेंगे रेखांकन। जो सेल्फ इनकम्पेटेबल फल वृक्ष होते हैं उनमें तीसरी पंक्ति में तीसरा पौधा, प्रत्येक तीसरी पंक्ति में तीसरा पौधा क्या होना चाहिए? पॉलिनेटर होना चाहिए। सदाबहार पौधे बाग में आगे लगाने चाहिए तथा पर्णपाती पौधे क्या लगाए जाते हैं? पीछे लगाए जाते हैं। सड़क, रास्ते, ऑफिस, आवास, ट्यूबवेल, सिंचाई की नालियां आदि के लिए टोटल जो बाग लगाने का एरिया है, जैसे 1 हेक्टेयर में अपने बाग लगा रहे हैं, 1 हेक्टेयर में बाग लगा रहे हैं तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में। तो जो सड़क, रास्ते, ऑफिस, आवास, कार्यालय, जो सब कुछ है, नालियां है सिंचाई की, उनका जो एरिया वो कितना होना चाहिए? 1,000 वर्ग मीटर एरिया है वो इनका होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अपने आगे चलेंगे। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करेंगे उद्यान रेखांकन की विधियां। कितनी विधियां होती है, कैसे उसमें फल वृक्ष लगाए जाते हैं। देखिए, उद्यान रेखांकन की विधियां कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे अपने? एक तो पढ़ेंगे वर्गाकार विधि, दूसरी विधि अपने पढ़ेंगे आयताकार विधि, आयताकार विधि इसको कहते हैं स्क्वायर मेथड कहा जाता है, स्क्वायर मेथड। इसको कहा जाता है रेक्टेंगुलर मेथड। फिर बात करें त्रिभुजाकार विधि, पढ़ेंगे त्रिभुजाकार विधि, ट्रायंगल मेथड, त्रिभुजाकार विधि या ट्रायंगल मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे पंचभुजाकार विधि या पूरक विधि भी कहते हैं इसे, पूरक विधि या पंचभुजाकार विधि। मार्कर में इंक डाल लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, वेट कीजिए। दोस्तों, पंचभुजाकार या पूरक विधि की बाद में अपने बात करेंगे तो इस विधि को और क्या कहते हैं? क्विनकंक्स विधि भी कहा जाता है। इस विधि का और नाम क्या है पूरक विधि के अलावा?
क्विनकंक्स विधि। एक नाम और क्या है इसका, अंग्रेजी में कहा जाता है इसे क्विनकंक्स विधि। एजीएस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 के एग्जाम में भी क्विनकंक्स विधि के नाम से पूछा जा चुका है। फिर बात करेंगे अपने षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि हेक्सागोनल मेथड है। कौन सा, हेक्सागोनल मेथड। उसके बाद में बात करेंगे अपने समोच्च रेखा विधि। समोच्च रेखा विधि जिसे अपने क्या कहते हैं, कंटूर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर विधि। उसके बाद में अपने विधि बात करेंगे, एक नई विधि है मीडो विधि। मीडो विधि। इतनी विधियों की बात करेंगे अपने उद्यान के रेखांकन की। पहली स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि, दूसरी विधि अपनी रहेगी आयताकार विधि या रेक्टेंगुलर मेथड, तीसरी विधि होगी हमारी त्रिभुजाकार या ट्रायंगल मेथड, चौथी विधि हमारी रहेगी पंचभुजाकार विधि या पूरक विधि या क्विनकंक्स विधि, और पांचवी विधि होगी षटभुजाकार या हेक्सागोनल मेथड, छठी विधि रहेगी समोच्च रेखा विधि या कंटूर मेथड, और सातवीं विधि रहेगी मीडो विधि। इन विधियों की अपने बात करेंगे कल। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।